हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 59। अब आगे अरमान को रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह सीन घूमने लगा था जब वह आस्था के करीब बढ़ने लगा था और वह उसे बेतहाशा किस करना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। लेकिन अब तो उसका गुस्सा उसके हद से बाहर हो चुका था। एक पल बैठकर उसने अपने माथे को बड़ी तेजी से रब किया और उसके बाद अपने सर को मसलते हुए ही खड़ा हुआ और एक एक करके उसने अपने स्टडी का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया था। और आखिर में उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि वह उसके करीब कभी नहीं आना चाहती है, उसके साथ बेड शेयर नहीं करना चाहती है। ये बात रह रहकर अरमान के तन बदन में आग लगा रही थी। अब आगे क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था, वरना उसकी जिंदगी में आज तक हजारों करोड़ लड़कियां सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही आई थी जो केवल अरमान के एक इशारे पर उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन यहाँ जिसके साथ उसका नाम जुड़ा है, वह लड़की कह रही है कि वह उसके करीब भी नहीं आना चाहती है। तो ये बात सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अरमान आज बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था कि इस तरह के इमोशंस उसके दिलो दिमाग में आंदस को क्यों रहे हैं, और जबकि वह ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जरूर इस लड़की को उसके किसी दुश्मन ने उसकी जिंदगी में प्लांट किया है, तो इसीलिए सबसे पहले वह उस दुश्मन का पता लगाएगा। और वैसे भी उसे खूबसूरत लड़कियों से पहले से ही नफरत है। खूबसूरत लड़कियों को देखते ही उसके तन बदन में आग लग जाया करती है। लेकिन आज इस तरह से आस्था का उसे इनकार करना उसे अंदर ही अंदर तपा रहा था। फिलहाल आस्था की वजह से जो आज उसकी मीटिंग कैंसिल हुई थी, उसकी झुंझलाहट पूरी तरह से आस्था पर भले ही उतार चुका था, लेकिन आस्था की बातें उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द दे गई थी। इस बात का आस्था को कोई एहसास नहीं था। अरमान के कमरे से जाने के बाद आस्था कितनी ही देर तक रोती रही और सबसे पहले उसने अरमान की टी शर्ट को उतार कर फेंक दिया था और फटाफट से एक बार फिर अपना सूट पहन लिया था। हालांकि उसके हाथ पर अरमान के बाजू में पकड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द और गहरे निशान थे और वह अपने हाथ पर बर्फ की सिकाई करके अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहते थी। लेकिन अब अरमान की इस तरह की हरकत करने के बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह वापस से अपने हाथ को देख सके कि उसके शरीर में ऐसा कोई दर्द नहीं था जिसे वह बर्दाश्त कर सकती थी। इस वक्त उसके दिल में जो दर्द था वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इसी बीच आस्था रोते रोते ही बैग के नीचे बैठकर अपना सर बेड के गद्दे पर रखकर कब सो गई, उसे पता ही नहीं रहा था। वही अरमान जो कि अच्छी तरह से स्टडी रूम का कबाड़खाना बनाने के बाद वही कुर्सी पर सर रखकर टेक लगाई सो चुका था, उसे भी एहसास नहीं रहा कि कब करीब सुबह के 4 बजे वह नींद की आगोश में चला गया। लेकिन अगली सुबह होते ही कम सोने के बावजूद अरमान की आंखें ठीक 7 बजे खुल गई थी और जैसे उसने अपने आसपास से स्टडी रूम को देखा और उसके बाद उसने खुद को देखा तो उसे एहसास हो गया कि कल रात यहाँ क्या हुआ था और कल रात की सारी बातें याद आने लगी थी। एक बार फिर आस्था के बारे में सोचकर, उसकी बातों के बारे में सोचकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और अपने कमरे की ओर जाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि वह चारों के चारों आकाश, ध्रुव, सुमिताहान किसी भी पल सिंघानिया मेंशन में आने वाले होंगे, क्योंकि उन्हें आस्था के हाथ का नाश्ता पसंद जो आने लगा है। और साथ ही साथ वह दादाजी को किसी भी तरह की कोई बात करने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए फटाफट से वह अपने कमरे की ओर चला गया था। और जैसी वह कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेड के एक कोने के नीचे बैठी हुई थी और उसका सर बेड के गद्दे पर रखा हुआ था और उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान देखकर ये बात साफ पता चल रही थी कि वह पूरी रात कितना रोई हुई होगी। लेकिन आस्था के सूखे हुए आंसुओं को देखने के बाद भी अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं था, बल्कि उसे आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई कि अच्छा हुआ ये लड़की खुद ही रो दी। आस्था को रोते हुए देखकर उसे अच्छा सा महसूस हुआ था और जल्दी ही वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस चुका था, क्योंकि इस वक्त वह जिम जाना चाहता था
और बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था। जल्दी ही अरमान फ्रेश होने के बाद अपने जिम के कपड़े पहनकर सीधा एक नज़र सोई हुई आस्था की ओर देखता हुआ तुरंत जिम चला गया था और वहां जाकर उसने कड़ी मशक्कत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब भले ही उसने अपना कल का गुस्सा आस्था पर उतारा हो, लेकिन उसने जो हद की थी उसे बात को भी वो इनकार नहीं कर सकता था। वह खुद सोच रहा था कि आखिरकार क्यों मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया, क्यों मैं उस लड़की की खूबसूरती में बह गया, क्यों ये सोचते हुए लगातार उसने बाइसेप्स मारना शुरू कर दिया था। अरमान जो कि हमेशा 1 से 1.5 घंटा जिम में बिताया करता था, आज उसे जिम करते हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। उसने अपने आप को और दिन से ज्यादा तकलीफ दी थी। इसी बीच सुमित, आकाश, आहान और ध्रुव भी मेंशन में आ चुके थे, लेकिन आज सिंघानिया मेंशन का किचन सुना था, जिसे देखकर वह काफी हद तक हैरान हो गए थे, क्योंकि आस्था तो उनके आने से पहले ही उनके लिए नाश्ता रेडी करके रखा करती थी। हालांकि आस्था ने केवल 2 से 3 बार ही उन सब लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया था, लेकिन 2 से 3 बार में ही उन्हें आस्था के बनाए खाने का स्वाद लग चुका था, तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद आस्था ने आज भी उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया होगा। लेकिन किचन में इतना सुनापन देखकर उन सबके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। तभी दादाजी उन चारों की शक्ल को देखकर कहने लगे, अंडस्को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शायद तुम लोगों आस्था बेटी को अस्यूम कर रहे होंगे, लेकिन उसकी नई शादी हुई है, उसे आराम की भी सख्त जरूरत है। वैसे भी मैंने नौकरों से कह दिया है, शेफ लोग तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का नाश्ता ले आएंगे। ऐसा कहकर अंडस्को दादाजी वहां से टहलने के लिए गार्डन में चले गए थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी सुबह ही उठ चुके थे और आस्था को किचन में ना पाकर एक पल को वो भी चौंके थे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस तरह से उन्हें आस्था पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और अभी अभी आस्था के लिए यहाँ सब कुछ नया है। अगर इस तरह से उसे प्रेशराइज्ड करेंगे तो हो सकता है कि वह खुद को ही भूल जाए। धीरे धीरे अगर आस्था सारी चीजें अच्छी तरह से समझेंगी तो उसके लिए भी बेटर होगा और सबके लिए भी यही ठीक रहेगा। इसलिए नौकरों को उन्होंने आस्था को उठाने के लिए मना कर दिया था और साथ ही साथ ये कह दिया था कि जब तक कि बहू खुद उठकर ना आए, कोई भी उसे परेशान करने के लिए उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी नौकर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह आस्था के कमरे में जाकर उसे उठा सके। हालांकि आस्था ने एक नौकर जिसका नाम राजेश था, उसे पहले ही बोल रखा था कि अगर राजेश भैया अगर कभी को हमारी आंखें जल्दी न खुली तो प्लीज आप हमें कमरे में आकर उठा दिया करना। लेकिन अब क्योंकि दादाजी ने साफ साफ मना किया था, तो राजेश की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह जाकर आस्था को उठा सके। वह चारों मुंह लटका कर हाल में बैठ गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि आज फिर वह आस्था की बनाई हुई कोई ना कोई नई डिश ट्राई करेंगे या फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे ही खाएंगे। तभी आहान कहने लगा, अंडस्को अच्छा हुआ भाभी ने आज नाश्ता नहीं बनाया, तू जानता है ना भाभी के खाने के चक्कर में मेरी डाइट का कितना नुकसान हुआ है, और वैसे भी मैं हर रोज तो भाभी को नाश्ते के लिए नहीं बोल सकता ना। आहान की बात सुनकर तीनों भी केवल उसे मुंह बनाते हुए देखते रह गए थे, जैसे कह रहे हो इसकी नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती है। हालांकि कि उन तीनों का भी मन कर रहा था कि आस्था के हाथ का ही बना हुआ नाश्ता खाए, लेकिन फिलहाल अभी वो लोग आपस में ये सारी बातों पर गपशप कर ही रहे थे कि तभी अचानक से देव दौड़ता भागता वहां आया। देव के हाथों में इतनी सारी फाइल्स लैपटॉप देखकर वह चारों हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो गए और ध्रुव बोला, अंडस्को अरे देव ये सुबह सुबह तुम ऑफिस का सारा काम क्या घर पर ही ले आए हो, क्या तुम्हें आज ऑफिस जाकर काम नहीं करोगे क्या? क्योंकि देव की हालत देखकर ये बात साफ पता चल रही थी कि देव अपने घर के कपड़ों में ही यहाँ आ गया था। इनफैक्ट शायद वो सही से नहा धोकर भी नहीं आया है और उसकी आंखें तो एकदम लाल हो रखी थी। अब जैसे ही उन सब ने देव की हालत देखी, सारे बड़े अजीब तरह से देव को अलग अलग नजरों से देखने लगे। तब ध्रुव आहान के कानों में बोला, अंडस्को मुझे लगता है
कि देव भैया को कोई लड़की मिल गई है। हालात देखी है उनकी, ऐसा लग रहा है पूरी रात उन्होंने ओवरटाइम किया है और किसी लड़की के साथ स्पेशल मोमेंट शेयर किए हैं। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आहान कहने लगता, अंडस्को तू सही कह रहा है, एकदम मजनू जैसी हालत लग रही है इनकी, लेकिन समझ में नहीं आता इतनी जल्दी इन्हें लड़की कहाँ से मिल गई है, हमें अभी तक ऐसे कैसे पता नहीं चला। आकाश जो कि काफी हद तक उसके हाथों में फाइल वगैरह देखकर सब कुछ समझ गया था, वो देव से बोला, अंडस्को क्या बात है देव, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर और वो भी ऐसी हालत में। इससे पहले कि देव कुछ कहता अंडस्को आहान और ध्रुव बीच में बोल पड़े, अंडस्को आकाश भाई इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, देखिए ना देव भाई की हालत क्या हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि नया नया इश्क का बुखार चढ़ा है जनाब को, जिसकी चक्कर में पूरी रात नहीं सोए पाए हैं और शायद काफी हसीन रात गुजरी है इनकी। अब जैसे ही आहान और ध्रुव ने देव को छेड़ते हुए ये कहा, अंडस्को देव उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और उसने चिढ़कर कहा, अंडस्को अपनी फालतू के बकवास बंद करोगे तुम दोनों। कहा कि हसीन रात सबसे बुरी रात थी मेरी, कल की रात मैंने कैसे गुजारी है पता है तुम लोगों को। बॉस की रात 2 बजे मीटिंग थी, लेकिन उनका लैपटॉप खराब हो गया जिसकी वजह से उनका सारा डाटा लॉस हो गया और बॉस ने मुझे रात को कॉल किया और कहा, अंडस्को की सुबह होने से पहले पहले पूरी रात बैठकर मुझे एक बार फिर सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स तैयार करनी होगी और दोनों की दोनों कंपनी के लिए मैंने एक बार फिर से बैठकर सारे प्रोजेक्ट डिटेल्स बनाया है, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रखी है। अब देव ने जैसे ही अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, अंडस्को एक पल को आहान और ध्रुव एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूसरे को हाथों में हाई फाई देते हुए कहने लगे, अंडस्को ओ गॉड हमने तो सोचा था कि कोई लड़की का मामला होगा, लेकिन यहाँ तो एक बार फिर अरमान भाई का ही कारनामा निकला। ऐसा कहकर वो दोनों देव को टीस करने लगे। अंडस्को और देव उन लोगों की बातें सुनकर उन्हें घूरने लगा था। तब आकाश ने देव की ओर देखते हुए कहा था, अच्छा चल ठीक है, पहले एक काम कर, जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो ले, क्योंकि देव के लिए भी मेंशन में ऑलरेडी एक कमरा रेडी हुआ करता था। लेकिन तभी देव ने साफ इनकार करते हुए कहा था, नहीं नहीं आकाश भाई मैं नहीं जा सकता, पहले बॉस को मैं सारी डिटेल्स दे दूं, उसके बाद ही मैं अब कुछ सोचूंगा। ऐसा कहकर देव वही उनके साथ ही बैठ गया। वही आस्था जो कि लगभग पूरी रात ही जागती रही और अब सुबह सुबह उठने के बजाय उसकी आंखें तकरीबन सुबह के 9 बजे खुली। अब जैसे ही आस्था की आंखें खुली, उसे अपने शरीर में एक पूरी तरह से दर्द सा महसूस हुआ था और उसने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा, अरमान कमरे में कहीं भी नहीं था। तभी आस्था ने सोचा कि अब उसे जाकर सबसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, सब लोग आ गए होंगे और नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे। अगर उसने जल्दी से नाश्ता नहीं बनाया तो हो सकता है सब लोग ना जाने उसके बारे में क्या सोचे, और वैसे भी अरमान का गुस्सा वो उन लोगों पर नहीं उतार सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था जल्दी से फ्रेश होने बारे में सोचने लगी थी। उसने सबसे पहले जैसे ही अलमारी खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। एपिसोड 60। अब आगे उसके क्लोजेट रूम में कितने सारे डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे। इतना ही नहीं, कितने ही टाइप के फुटवेयर्स और बाइक्स एक्सेसरीज अच्छी तरह से सेट कर दिए गए थे, क्योंकि ध्रुव ने सारा सामान रात को ही भिजवा दिया था और फोन पर एक नौकर को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, अंडस्को की सारा सामान आस्था भाभी के क्लोजेट में अच्छे से सेट कर दिया जाए। अब आस्था ने जैसे ही सब कपड़ों को देखा, इतनी सारी ड्रेस जो काफी ज्यादा महंगी दिखाई दे रही थी, हालांकि सारे कपड़े फुल स्लीव्स के थे और उसी तरह के कपड़े थे जिस तरह के कपड़े आस्था पहनना पसंद करती थी। लेकिन जैसे ही आस्था की नज़र उनके प्राइस टैग पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह सोचने लगी, अंडस्को हमारे गांव की मार्केट में तो 150 और 200 रुपए में अच्छा खासा कुर्ता लेगिंग्स आ जाती थी, लेकिन यहाँ तो इन कुर्तों की शुरुआत ही 20,000 से होती है। अब तो आस्था की हालत सोच सोचकर खराब होने लगी। वह सोचने लगी, अंडस्को भला वो इतने महंगे कपड़े कैसे पहन सकती है, और 20,000 में तो वो ना जाने वह पूरे गांव के लिए अपने ही गांव बाजार से कपड़े खरीद सकती थी।
आस्था ने एक सूट को हाथ में लिया और उसका प्राइस टैग चेक करते हुए सोच जा रही थी। लेकिन फिलहाल उसके पास पहनने के लिए ज्यादा खास कुछ कपड़े भी नहीं थे। ऑलरेडी जो उसके हॉस्पिटल वाले कपड़े थे अरमान ने वह अस्पताल में ही फेंक दिए थे और उसके लिए नए कपड़े वहां पर दिए थे। लेकिन वो पिंक सूट भी अब क्योंकि उसने कल हॉस्पिटल से ही पहना हुआ था, अब उसने उसे भी चेंज करने के बारे में सोचा था, तो इसीलिए मजबूरन उसने उनमें से एक ड्रेस निकाल ली थी जिसका प्राइस 12,000 था। वह सोचने लगी अंडस्को की 12,000 रुपये, पता नहीं वह इतने पैसे कभी भी उस मिस्टर खडूस सिंघानिया को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी नारियल के भी 5,000 रुपये पहले से हो रखे हैं और ये 12,000 रुपये तो टोटल 17,000 रुपये। सो वह कैसे देगी? मिस्टर सिंघानिया को उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसे वह कपड़े पहनने ही थे, तो इसीलिए फटाफट से उसने वह कपड़े ले लिए थे। हालांकि पास में काफ़ी सारी ज्वेलरी के बॉक्स और बैग्स वगैरह भी रखे थे, लेकिन आस्था को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने उन सामानों को टच तक नहीं किया था और फटाफट से उसने वो कपड़े लेकर वो बाथरूम में घुस गई थी और उसने फ्रेश होना शुरू कर दिया था। आस्था ने नहाकर जल्दी ही वह एक ब्यूटीफुल सा पीस जो कि नायरा कट था पर बड़ा ही प्यार और खूबसूरत लग रहा था, वह लाइट ब्लू कलर का था और उसका दुपट्टे पर छोटे छोटे फूलों का काम था जो उस सूट को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। आस्था ने जल्दी ही वो सूट पहन लिया था और फिर उसने खुद को आईने में देखा था और जैसे ही उसने हल्का से कंधे पर से उस सूट पर कट लगे हुए देखे थे जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे और आस्था के गोरे बेदाग छोटे छोटे कंधे वहां से दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ अरमान ने जो उसके हाथों से कंधे को कसकर पकड़ा था वह निशान भी वहां से शो हो रहा था, तो इसीलिए आस्था ने उसे दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर कर लिया था और कुछ पल बाद उसने खुद को आईने में देखा। आज वह कहीं से भी गरीब गवार दिखाई नहीं दे रही थी, वह बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। आस्था ने जैसे ही कुछ पल अपने आप को आईने में देखा, अचानक से उसे अपने पीछे किसी के वजूद का एहसास हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि अरमान था जो जिम से लौट आया था। इस वक्त उसका पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हुआ पड़ा था। फटाफट से उसने दरवाजे से आगे बढ़कर टॉवल से अपने मुंह को पोंछा और आस्था की ओर देखता हुआ टॉवल उसने बेड पर फेंका और फटाफट से बाथरूम में फ्रेश होने के लिए घुस चुका था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आस्था केवल उसे इस बीच उसे देखती ही रह गई। उसकी कुछ और कहने की अंडस्को हिम्मत ही नहीं हुई और वैसे भी कल रात उसने आस्था से जो इस तरह की घटिया बातें कही थी वो सारी बातें भी उसके दिमाग से नहीं जा रही थी, तो इसीलिए उसने सोचा अंडस्को कि वह जितना अरमान के सामने जाएगी उतना उसे वह सारी बातें याद आएगी और उसे तकलीफ होगी, तो इससे अच्छा है कि वह अरमान के सामने ही ना जाए और उससे दूरी बनाकर रखें। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अंडस्को आस्था जल्दी से अब नीचे जाने लगी थी और जैसे वह नीचे गई और उसने देखा कि सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे और सभी का मुंह लटका हुआ था और आस्था जैसे ही वहां गई वह सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। अंडस्को वही आस्था की नज़र बारी बारी से उन सब पर जा रही थी, क्योंकि भले ही उन सब के सामने कितना ही सारा उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट मौजूद था जिसे वह शुरू से खाते हुए आए थे, लेकिन उनका बेमन से ब्रेकफास्ट करना कहीं ना कहीं आस्था ने भांप लिया था और हल्का से मुस्कुराते हुए समझ चुकी थी कि उन्हें वो नाश्ता बुरा लग रहा है, लेकिन फिलहाल वो उन सबको इस तरह से नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन सब के साथ अब तक वह थोड़ा सा कंफर्टेबल तो हो ही गई थी। इसीलिए उसने उन सब की ओर देखते हुए कहा, अंडस्को अच्छा आप लोग एक काम कीजिए, बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा ध्रुव तुरंत उठा और कहने लगा, अंडस्को अरे नहीं नहीं भाभी प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रही है, कल तो आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी और भला हम सब आपको कैसे कुछ बनाने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, और आप कुछ भी मत कीजिए प्लीज़, हम इसमें से ही कुछ ना कुछ खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तभी सुमित अगले ही पल कहा, अंडस्को हाँ हाँ आस्था तुम्हें कुछ भी बनाने की
कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये सब मेरे होटल में जाकर खाना खा सकते हैं। और यहाँ भी अरमान सिंघानिया के घर पर वर्ल्ड के बेस्ट टॉप 3 5 स्टार होटल से शेफ हायर किए गए हैं। और आप जानती है, ये उन्हीं का बनाया हुआ खाना है। अभी तक हम उन्हीं खाना खाते हुए आए थे, लेकिन आज हम सब आपका खाना मिस कर रहे हैं। आस्था मुस्कुराते हुए फिर कहने लगी अंडस्को सुमित भैया, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि चलो कम से कम आपको मेरे बनाया हुआ खाना तो पसंद आया। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस केवल 20-25 मिनट ही चाहिए। ऐसा कहकर अंडस्को आस्था जल्दी ही किचन में चली गई थी। और जल्दी आस्था किचन में जाकर जैसे उसने फ्रिज वगैरह खोलकर देखा तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए काफ़ी कम सामान उस वक्त फ्रिज में पड़ा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी जो मास्टर शेफ ने काफ़ी सारा सामान यूज़ कर लिया था। वह जल्दी ही आस्था ने थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी मिर्च और साथ ही साथ शिमला मिर्च, गाजर, इन सब का जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ मिला था, फटाफट से सारे सामानों को ले लिया था और फटाफट वह काम पर लग गई थी। उस वक्त अरमान सिंघानिया भी नहा चुका था और रेडी हो रहा था, लेकिन फिलहाल आस्था ने अरमान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। वो उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ फटाफट से कुछ बनाकर उन चारों को खिलाना चाहती थी, क्योंकि उन चारों की उतरी हुई शक्ल वह देख नहीं पा रही थी। जल्दी ही आस्था ने बड़े ही परफेक्शन के साथ सारी वेजिटेबल कट की थी और फटाफट से उसने उन सब वेजिटेबल्स का यूज़ करके अच्छे से खाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके आसपास जो शेफ थे वह भी उसकी मदद कर रहे थे ताकि वह जल्द से जल्द 20 मिनट में खाना बना सके। और जल्दी ही आस्था के बने हुए खाने की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। वही वह चारों के नाक में भी आस्था के बने हुए खाने की खुशबू गई और आहान और ध्रुव के चेहरे पर तो एक बड़ी ही खूबसूरत सी स्माइल आ गई थी और उन दोनों ने अपने दांत चमका दिए, क्योंकि उन्हें फिर आज आस्था का बनाया हुआ खाना खाने का मौका मिलेगा। जल्दी ही आस्था ने कुछ सर्वेंट की मदद से वह सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया था और थोड़ी देर में उसने थोड़े से वेजिटेबल और पनीर के पराठे, साथ थोड़ी सी चावल की खीर और वेजिटेबल सूप, फ्रूट कस्टर्ड और वेज पुलाव भी बना दिया था। ये सब कुछ आस्था ने केवल 15 से 20 मिनट के अंदर ही अंदर किया था और वाकई उसके खाने की खुशबू से पूरा सिंघानिया मेंशन महक रहा था। वही दादाजी जो कि वॉकिंग करने गए हुए थे, वह भी खाने की खुशबू से वापस हाल में खींचे चले आए और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि आस्था बेटी उठ गई है और आस्था ने खाना बनाया है, तो वह भी फटाफट से जाकर डाइनिंग टेबल बैठ गए थे और फिर कहने लगे, अंडस्को सच पूछो तो बेटी, तुमने हमारी भी आदत खराब कर दी है। तुम्हारे बनाए हुए खाने की खुशबू हम बस तुम्हें क्या बताएं। तभी दादाजी अपने सामने पराठे और साथ ही साथ पुलाव लेकर बैठ गए थे, जो भी इस पुलाव आस्था ने अभी अभी बनाए थी। लेकिन तभी आस्था ने उनके सामने से पुलाव और पराठों की प्लेट हटा ली थी और अपनी हंसी दबाते हुए कहने लगी, अंडस्को नहीं दादाजी, आप पुलाव और पनीर के पराठे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वेजिटेबल सूप बनाया है, साथ ही साथ थोड़ा सा फूड कस्टर्ड रेडी किया है, आप सिर्फ यही ले सकते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अंडस्को दादाजी ने अपनी बच्चों वाली शक्ल बना ली थी और कहने लगे, अंडस्को ठीक है बेटा, जैसा आप कहें। लेकिन उनकी निगाहें बार बार पनीर के पराठे और साथ ही साथ वेज पुलाव पर जा रही थी। वही आहान, ध्रुव, आकाश, सुमित और साथ ही देव, जो कि उस वक्त वहां नाश्ते पर मौजूद था, उनकी निगाहें भी बार बार खाने की ओर देखकर ललचा रही थी। तो जल्दी से जैसे ही उन्होंने पुलाव का स्पून भरकर अपने मुंह में डाला तो उसका टेस्ट लाजवाब था और धीरे धीरे उन सब ने पराठा भी खाया और उसके बाद खीर खाए तो उन्हें ऐसे लगने लगा, अंडस्को कि वह कहीं अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। इससे पहले इतना टेस्टी खाना उन्होंने कभी भी नहीं खाया था। हालांकि उससे पहले भी आस्था ने आलू के पराठे, साथ ही साथ कचौरी और आलू की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनाई थी, लेकिन आज का खाना तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी था। अब तो उन पांचों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी और ध्रुव तो खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा, अंडस्को अरे वाह भाभी, आप जानती हैं। एपिसोड 61। अब आगे ध्रुव तो खुद को रोक नहीं पाया और कहता है, अंडस्को भाभी आप जानती है,
वर्ल्ड के बेस्ट शेफ इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन उन्होंने कॉन्टिनेंटल डिशेज बनाई है, वह भी इतनी टेस्टी नहीं है जितने कि आपके बनाए हुए हाथ का खाना टेस्टी है। वाकई आप तो ग्रेट हो। ऐसा कहकर अंडस को अचानक से ध्रुव ने आस्था के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान सिंघानिया वहां आ गया और उसने ध्रुव के हाथों में आस्था का हाथ देख चुका था। और इस तरह से ध्रुव को आस्था का हाथ पकड़ते हुए देखकर वह अपनी आंखों से अंगारे बरसाने लगा था। और तभी वह थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, अंडस को यहाँ क्या हो रहा है? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, अंडस को ध्रुव जो कि आस्था के हाथ पकड़ा हुए था, फटाफट से उसने उसके हाथ छोड़ दिए थे और गहरी सांस लेकर अरमान की ओर देखने लगा। अरमान भी जल्दी ही सब की ओर देखता हुआ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। लेकिन उसके बैठते ही देव तुरंत खड़ा हो गया था। देव को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर दादाजी देव की ओर देखकर बोले, अंडस को तुझे क्या हो गया है जो तू इस तरह से खड़ा हो गया? चल बैठकर नाश्ता पूरा कंप्लीट कर, इस तरह से क्यों उठ रहा है? तभी देव ने कुछ नहीं कहा अंडस को, वो बस केवल सर झुकाकर खड़ा हुआ था। तब दादाजी देव की ओर घूर कर कहते हैं, अंडस को तू इसके लिए ऑफिस में काम करता है, घर पर नहीं, समझा? चल बैठकर नाश्ता कर। ऐसा कहकर उन्होंने देव को नाश्ता करने के लिए बिठा दिया। वही ध्रुव जो कि अब अपने हाथों को आपस में मरोड़ने लगा, क्योंकि जिस तरह से अरमान ने ये कहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, ये बात सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी फैल गई थी। लेकिन फिलहाल वह जल्दी से बात बदलते हुए बोलने लगा, अंडस को अरमान भाई अच्छा हुआ आप गए, देखिए ना यहाँ भाभी ने कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। प्लीज आज तो आपको भाभी के हाथ का खाना खाना ही होगा। अब जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, अरमान केवल उसे घूर कर रह गया था और थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, अंडस को राजेश मेरा नाश्ता लेकर आओ। नाश्ते के नाम पर अरमान केवल थोड़े से फ्रूट या फिर ब्लैक कॉफी वगैरह ही लिया करता था, इससे ज्यादा वह कभी कुछ नहीं खाया करता था। लेकिन जैसे ही राजेश ने उसके लिए ब्लैक कॉफी और नाश्ता लेकर आया, तब दादाजी ने तुरंत उसके हाथ से नाश्ता ले लिया था और अरमान से रिक्वेस्ट करने लगे, अंडस को आज तू ये नहीं खाएगा, आज जो कुछ खाने के लिए मैं तुझे दूंगा तू सिर्फ वही खाएगा और ये तेरे दादा की ख्वाहिश है। और फिर दादाजी अरमान को उम्मीद भरी हुई नजरों देखने लगे। अरमान सोचने लगा अंडस को कि उसके दादाजी को हो क्या गया है, ये अपनी हर छोटी छोटी बातें मनवाने के लिए एकदम से बच्चे क्यों बन जाते हैं। फिर अरमान कहने लगा, अंडस को दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे इस तरह का हैवी खाना खाना पसंद नहीं है, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और मैं ये हैवी खाना नहीं खाऊंगा, मैंने शुरू से यही सब नाश्ता खाया है। और साथ ही अरमान गुस्से से आस्था को भी घूर रहा था कि सिर्फ उसकी वजह से ही उसके दादाजी उसे इस तरह से बातें करने लगे हैं, वरना आज तक ना तो कभी किसी ने उसके खाने पीने रहने रोकने पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई है। लेकिन जब से आस्था आए है तब से कुछ ना कुछ नया उसके साथ हो ही रहा है। अब जब आज दादाजी ने उसके सामने से थाली हटा ली, अरमान गुस्से से मुंह फुला कर बैठ गया था। तब दादाजी ने आस्था को इशारा किया, मानो कि वो कहना चाह रहे हो, अंडस को जाकर अरमान को ब्रेकफास्ट सर्व करो। अरमान ने तब कहना शुरू कर दिया, अंडस को मैं इस लड़की के हाथ का बनाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाने वाला हूँ, समझे आप सब लोग। दादाजी ने थोड़ा सा झूठ बोलते हुए कहा, अंडस को पागल हो गया है क्या? बच्ची की तबीयत तो वैसे ही सही नहीं है, और ये नाश्ता खाना इसने नहीं बनाया है, हमने एक नया शेफ रखा है, उसने ही बनाया है, समझा? जानबूझकर दादाजी ने अरमान से झूठ बोला था ताकि एक बार अरमान आस्था का बनाया हुआ खाना टेस्ट करें, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी अगर एक बार अरमान आस्था के बनाए हुए हाथ का खाना खा लेता है तो उसके बाद उसे आस्था का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और उसके बाद वो किसी और हाथों से खाने के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं दादाजी ये बात भी जानते थे कि किसी भी मर्द के दिल के रास्ते तक जाने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अगर आज अरमान को आस्था का बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो कहीं ना कहीं उन दोनों के साथ में रहने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे।
दादाजी यही सब सोच रहे थे अंडस्को, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया था। जल्दी ही दादाजी के कहने अंडस्को पर आस्था ने अरमान की प्लेट में थोड़ी सी खीर, साथ साथ एक पनीर का पराठा, थोड़ा सा वेजिटेबल सूप और थोड़ा वेज पुलाव एक थाली में सजाकर अरमान के सामने रख दिया था और साथ ही साथ जूस का गिलास भर दिया था। अरमान ने एक नज़र आस्था को जहर उगलती हुई आंखों से देखा, मानो कि वो उसे आंखों से कहना चाह रहा हो अंडस्को कि मुझसे दूर रहना। और उसके बाद जैसे ही उसने चम्मच भरकर वेज पुलाव टेस्ट की, अचानक ही उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी और उसका स्वाद उसके मुंह में पूरी तरह से घुल चुका था। और अब तो उसके बाद अरमान ने मुंह पर उठाकर देखा ही नहीं। एक एक करके उसने वेज पुलाव के साथ साथ पराठा, खीर, साथ ही साथ वेजिटेबल सूप पिया। हालांकि सूप वैसे ही उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन आस्था का बनाया हुआ हाथ का सूप तो ऐसा लग रहा था मानो किसी भी मास्टर शेफ को फेल कर दें। इतना अच्छा और स्वादिष्ट सूप उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। और एक एक करके फटाफट से उसने फ्रूट कस्टर्ड के साथ साथ पूरा जूस भी फिनिश कर लिया था। अरमान को खाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वह जन्मों जन्म का भूखा हो। अब जैसे ही अरमान ने जल्दी खाना फिनिश किया, वह चारों के चारों और देव समेत और दादाजी सभी हैरानी से अरमान की ओर देख रहे थे। वह अपना खाना उस वक्त भूल चुके थे। वहीं आकाश और सुमित इमोशनली चेहरे के साथ उसे देख रहे थे। कहीं ना कहीं आकाश को तो यही लग रहा था कि अब बहुत जल्द डेविल किंग का एक नया रूप उन्हें देखने को मिलेगा। वही सारा खाना खाने के बाद अचानक से अरमान को सबके सामने जोरों से डकार आ गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय। अब जैसे ही अरमान को डकार आई, क्योंकि उसका पेट भर चुका था और अरमान इस तरह से डकार लगाने पर चारों के चारों मुस्कुराने लगे थे। वहीं आस्था की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो तो यही सोच रही थी अंडस्को कि क्या ये इंसान वाकई इतना ज्यादा भूखा था, क्योंकि अरमान ने जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट और घर की लेडीज का बनाया हुआ हाथ का खाना खाया था। उसके बाद जैसे उसे डकार आई और बाकी सब उस पर हंसने लगे, तो अरमान के लिए वहां रुके रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और फटाफट से वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से जाने लगा था। लेकिन दादाजी उसे रोकते हुए बोलने लगे, अंडस्को कहाँ जा रहा हो? तूने खाना फिनिश कर लिया, क्या तू उस शेफ को इनाम नहीं देगा जिसने तेरे लिए इतना टेस्टी खाना बनाया है? अरमान दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, अंडस्को आपने जिस नए मास्टर शेफ को रखा है, आप उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दो और उसे कह दो कि आज के बाद वो मेरे लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और साथ ही साथ रात का डिनर वही बनाएगा। उसी वक्त दादाजी तुरंत आस्था के पास जाकर खड़े हो गए और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, अंडस्को ये खाना तेरी बीवी ने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तूने आज पहली बार उसके हाथ का खाना खाया है तो तू उसे कुछ शगुन दे। सारा सच जानकर अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखने लगा अंडस्को, क्योंकि वाकई उसे तो यही लग रहा था नए मास्टर शेफ ने खाना बनाया है, क्योंकि दादाजी अरमान को खाना खिलाने के लिए नए नए मास्टर शेफ चेंज करते रहते थे। तो इसीलिए उसने यही सोचा कि कोई नया मास्टर शेफ आया होगा और उसी ने खाना बनाया है। लेकिन अभी दादाजी के ये कहने पर कि ये सारा खाना आस्था ने बनाया है, उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था जो खाना अभी थोड़ी देर पहले वह चटकारे लेकर खा रहा था, असल में वह आस्था ने बनाया था। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि वह उस लड़की के बनाए हुए हाथ का खाना इतना ज्यादा मजे लेकर खाएगा। अब अरमान के लिए वहां रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसीलिए वह जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहता था। लेकिन दादाजी ने उसे जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। जब तक कि वह आस्था को उसका शगुन नहीं दे देता है, तब तक वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता है। अब अरमान के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वह उसे कुछ देना भी नहीं चाहता था। फिर दादाजी अरमान के नजदीक आए। उन्होंने अचानक से अरमान के हाथ का पहना हुआ एक ब्लू रंग का डायमंड ब्रेसलेट निकालकर आस्था को झट से दे दिया। आस्था हैरानी से ब्रेसलेट को देख रही थी। वह ब्रेसलेट जो कि अरमान दिल के इतने करीब था, उसे इस तरह से आस्था को देते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपनी डेंजरस वॉइस में कहने लगा, अंडस्को ये आप क्या कर रहे हैं? दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्रेसलेट मेरे
दिल के कितने ज्यादा करीब है और आप इस 2 कौड़ी की मामूली सी लड़की को ये ब्रेसलेट देना चाहते हैं। आस्था के लिए अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर दादाजी उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगे, अंडस्को अपनी बकवास बंद कर। अरमान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू को 2 कौड़ी का कहने की? याद रखना, मेरी बहू जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तू उसकी इज्जत नहीं करेगा तो मजबूरन मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो दादाजी से दूर होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज इस लड़की के लिए दादाजी ने उससे दूर होने की बात कही तो इसीलिए उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। और गुस्से से आस्था पर आंखों ही आंखों में नफरत का वार करते हुए वो देव से बोला, अंडस को यहाँ बैठकर नाश्ता कर लिया है तो चलो फटाफट से काम खत्म करना है। जल्दी वो वहां से निकल चुका था और दादाजी ने वह ब्रेसलेट आस्था को जबरदस्ती दे दिया था। आस्था ने मना करने कितनी कोशिश की थी, लेकिन दादाजी ने उसे कह दिया था कि अगर उसने वह ब्रेसलेट नहीं लिया तो आज के बाद वह घर में ना तो नाश्ता बनाएगी ना खाना बनाएगी। तब आस्था को मजबूरन वह ब्रेसलेट लेना पड़ा था। वही वह चारों हैरानी से ये सारा तमाशे को देख रहे थे। वही फिर आकाश भी कहने लगा, अंडस को मुझे लगता है कि हम लोगों को भी जाकर अपना अपना काम संभालना चाहिए। तो यही सब सोचते हुए वहां से सब एक एक करके आस्था से मिलने के बाद वहां से जाने लगे थे। लेकिन तभी दादाजी ने आकाश को रोकते हुए कहा, अंडस को वह आकाश बेटा सुनो। दादाजी की बात सुनकर आकाश तुरंत रुक गया और कहने लगा, अंडस को जी दादाजी आपने बुलाया? बेटा वह आज जब बहू खाना परोस रही थी तो मैंने उसके हाथ पर कुछ अजीब सा निशान देखा है। तू जानता है कि अरमान का शादी को लेकर क्या सोच है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू बहू को लेकर हॉस्पिटल चला जा और उसे डॉक्टर रश्मि को दिखाकर लेकर आ। जिस वक्त आस्था दादाजी को खाना परोस रही थी, ठीक उसी वक्त उसका दुपट्टा हल्का सा कंधे से सरक गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर लगे हुए गहरे गहरे नीले निशान जो कि अरमान के जोरों से पकड़ने से हुए थे वह दादाजी ने देख लिए थे और वह समझ चुके थे कि जरूर अरमान ने ही आस्था को हट करने की कोशिश की है। तो इसलिए वह आकाश के साथ आस्था को हॉस्पिटल भेजना चाहते थे। तब दादाजी की बात सुनने के बाद आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। आपको स्टोरी कैसी लगती है कमेंट करें प्लीज।